के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सेवा उत्तर प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष और हम सभी के आदरणीय प्रोफेसर श्रीरतन ठाकुर सर, मुख्य अतिथि अजय अनवर साहब सर, चंदन यादव जी, शशि प्रभा मैडम और नीता मैम और यहाँ उपस्थित तमाम ओबीसी समाज के बौद्धिक वर्ग, आप सभी का मैं इस्तकबाल करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सर्वप्रथम अपने महापुरुषों को नमन करते हुए और विशेष तौर पर आज बीपी मंडल साहब के चरणों में सतत नमन करता हूं। आप सभी सामाजिक न्याय का घोषणा पत्र लगभग देख चुके होंगे और उसमें मंडल साहब की संक्षिप्त जीवनी हमने लिखने का प्रयास किया है, जिसमें उनका व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों है। मंडल साहब पढ़ भी चुके होंगे। मंडल साहब के व्यक्तित्व और कृतित्व को जब हम देखते हैं या उसके बात करते हैं तो उन्हें हम 4 चरणों में बांट कर देख सकते हैं। एक वह जब उन्हें जन्म से लेकर लगभग आजादी के समय तक का, और आजादी के बाद जब वो राजनीति में, मुख्य धारा की राजनीति में आते हैं और 1978 तक जब मंडल आयोग बनता है, दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन होता है, उससे लेकर उनके जब तक वो जीवित रहते हैं और उसके बाद का जो जब रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं और उसको लेकर आरक्षण लागू होने की स्थिति तक के बीच का, और आरक्षण लागू होने के बाद जो उसका सामाजिक प्रभाव पड़ता है, राजनीतिक प्रभाव पड़ता है, उसको आप उनके योगदान को उससे रेखांकित कर सकते हैं। मैं संक्षिप्त में बात करूंगा। सबसे पहले तो मंडल साहब के जीवन की शुरुआत या एक कहें दुखद संयोग के साथ होता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का जन्म हो और अगले दिन पिता की साया उनके सर से उड़ जाए, या किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा दुखद शुरुआत मानी जाएगी। 1918 में आज ही के दिन वाराणसी में मंडल साहब का जन्म हुआ। वाराणसी में इसलिए हुआ क्योंकि उनके पिताजी बीमार थे, रास बिहारी मंडल जी, उनका इलाज चल रहा था और उनकी माँ भी वहीं थी संभवतः, और वे 7वीं संतान के रूप में और आखिरी संतान के रूप में जन्म लिए। लेकिन मूलतः वे मधेपुरा के मुरहो के एक जमींदार परिवार के संतान थे। अब जब एक जमींदार परिवार का, एक संपन्न परिवार का व्यक्ति हाशिए के व्यक्ति के बारे में सोचता है तो उसका महत्व बढ़ जाता है। कई बार हम उसको इस बारे में सोचते हैं जो हमसे व्यक्तिगत सरोकार है, लेकिन जब हम अपने सरोकार से मुक्त होकर हम हाशिए के समाज के बारे में, वंचित समाज के बारे में सोचते हैं तो हमारा या किसी व्यक्ति की महत्ता बढ़ जाती है। बीपी मंडल साहब उसमें रहे और उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके गार्जियन सब, उनके बड़े भाई उस समय परिवार दे रहे थे, पढ़ाई शुरू होती है गाँव से, और उनके जीवन का जो अनुकरणीय हम सभी के लिए पॉइंट आता है, बिंदु आता है, वह होता है दरभंगा के उस हाई स्कूल से। कई बार कहते हैं कि एक बार चौधरी माधव सर ने इंटरव्यू में मुझसे कहा था कि जातीय जो संरचना है भारत में, वह अमीरी के साथ मिट नहीं जाती है। और आप देखेंगे कि बीपी मंडल साहब उस स्कूल में जब जाते हैं, वहां पे जातीय भेदभाव इस तरह पे था कि सवर्ण समाज के विद्यार्थियों को पहले बैठाया जाता था बेंच पे, मेस में खाना भी पहले मिलता था, उसके बाद आज क्या आप कह सकते हैं एसटी एसटी ओबीसी के विद्यार्थियों को मिलता था, जिसका उन्हें मुखर विरोध किया छात्र जीवन में। यानी जो जमींदार परिवार का व्यक्ति है उसके साथ भी भेदभाव हो सकता है जाति के आधार पर। तो आप अमीरी से समानता बन जाए यह दावा नहीं किया जा सकता। वहां से शुरुआत करते हैं, विरोध करते हैं उस समय छात्र राजनीति छात्र के रूप में। अभी ग्रेजुएशन लगभग उसके बाद भी पढ़ाई के क्रम में पटना आते हैं, पटना से ग्रेजुएशन लगभग किए थे कि उनका जो उनके बड़े भाई थे लगभग 1940 में उनका देहांत होता है, 40-48 में, और उनके कंधों पे फिर परिवार की जिम्मेदारी आती है और वो लौट जाते हैं वापस। हम जब किसी के
जयंती को उनका जिक्र करते हैं तो हम उनके उपदेशों का, हम उनके जीवन दर्शन का जिक्र करते हुए हम उससे समाज को जोड़ते हुए समाज के विकसित हमारा कर्तव्य बनता है। हम उनका चर्चा कर रहे हैं, उनके जिक्र कर रहे हैं तो उससे अपने समाज को आज से क्या जोड़ेंगे और कैसे आगे बढ़ाएंगे। हम आते हैं 1952 में जब पहला चुनाव होता है, आम चुनाव जैसे लोकसभा और विधानसभा साथ में, उस समय बीपी मंडल साहब मधेपुरा से चुनकर बिहार विधानसभा में विधायक के रूप में आते हैं। लेकिन उस समय उम्मीद के अनुरूप उन्हें वो मंत्री नहीं बन पाते हैं। 1957 में पुनः चुनाव लड़ते हैं वहीं से, लेकिन उन्हें जीत नहीं मिलती है, हार जाते हैं। और 1962 के तीसरे विधानसभा में चुनाव में पुनः जीतकर वो विधायक बन के सदन में आते हैं। और सदन में वे सत्ता पक्ष में जो कांग्रेस में रहते हुए भी कांग्रेस के सरकार की गलत नीतियों का या वो घटना जहाँ पामा गांव में जहाँ होता है दलितों पर अत्याचार, उसके पुलिस कार्रवाई के खिलाफ मुखर होकर विरोध करते हैं, जिसके बाद कांग्रेस में उनको लेकर असहजता होने लगती है और मनमुटाव होने लगता है, तो कांग्रेस छोड़ देते हैं और संसोपा में जाते हैं। तब उस समय संसोपा के नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया साहब नारा दिए थे, नारा चलता था, संसोपा ने बाधी राठ 100 में पावे, पिछड़ा 100 में पिछड़ा पावे 60। उस प्रभावित होकर और 1967 में वो लोकसभा चुनाव लड़ते हैं पहली बार और वे संसद जाते हैं जीतकर। लेकिन उसी समय बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनती है, सम्मिलित सरकार, जिसमें संसपा के तहत वो भी मंत्री बनते हैं, स्वास्थ्य मंत्री बनते हैं और उसी सरकार में जननायक कर्पूरी जी उप मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन संसपा में रहते हुए वो एक पार्टी के अंदर ही उसी समय जगदेव बाबू भी मंत्री रहते हैं उस सरकार में, और एक बात उठती है, कमाए धोती वाला खाए टोपी वाला, यानी स्थिति आती है भागीदारी को लेकर और अंदर एक पार्टी के अंदर ही विवाद होता है और तब बीपी मंडल साहब जगदेव बाबू के लोग मिलकर शोषित दल का गठन करते हैं और महामाया बाबू की सरकार गिरती है और फिर कांग्रेस के समर्थन लेकर ही मंडल जी की सरकार बनती है। लेकिन सरकार बनने से पहले उनके साथ एक समस्या आती है कि 6 महीना बिना बिहार के किसी सदन, विधान परिषद और विधानसभा दोनों के सदस्य बने बिना ही मंत्री रह चुके थे। इसलिए राज्यपाल महोदय ने उस समय महामहिम ने कहा कि जब तक वो किसी सदन के सदस्य नहीं बनेंगे तब तक उन्हें मुख्यमंत्री का शपथ नहीं दिलाया जा सकता है। तो कुछ दिन के लिए 2 या 3 दिन के लिए सतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया गया और बिहार में पिछड़ा वर्ग के पहले मुख्यमंत्री बने सतीश जी। और मुख्यमंत्री बनने के बाद अगले दिन कैबिनेट की बैठक बुलाकर मंडल साहब को विधान परिषद मनोनीत किया जाता है और उसके अगले दिन वो विधान परिषद के रूप में शपथ लेते हैं। फिर सतीश जी इस्तीफा देते हैं और मंडल साहब बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं। यह बात 1968 के 1 फरवरी 1968 की है। लेकिन कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनती है, कांग्रेस का भरपूर सपोर्ट तो रहता है, लेकिन वो चाहते हैं कि हमारे इशारे पे सरकार चले, जिसकी वजह से वो बात नहीं मानते हैं। बाद में सरकार गिर जाती है और मुश्किल से 50 दिन का आसपास ही मुख्यमंत्री के रूप में रह पाते हैं। और वो जिस लोकसभा चुनाव सीट से जीत के गए थे वहां उपचुनाव होता है 68 में और पुनः वो चुनाव लड़ते हैं और पुनः जीतकर संसद जाते हैं। 1972 में विधानसभा चुनाव होता है, पुनः विधायक के रूप में वो बिहार विधानसभा में आते हैं। और जब वो मुख्यमंत्री थे तो एक बात और आती है, जैसे कि हम बताए कि अमीरी से जाति नहीं मिट जाती, उसी तरह कैसी जातिवादी मानसिकता थी हमारा, इसलिए इस जाति प्रधान देश में कि जब मुख्यमंत्री रहते हैं और बरौनी में फैक्ट्री में तेल रिसाव होता है तो विनोदानंद झा उन पर जाति टिप्पणी करते हैं, जब शुद्ध मुख्यमंत्री बनेगा तो ऐसे ही पानी में आग लगेगी। तब उन्होंने बड़ा कड़े शब्दों में वो जवाब दिया था,
पानी में आग तो तेल रिसाव के कारण लगी है, लेकिन आपके दिल में जो आग लगी है वह पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति के मुख्यमंत्री बनने से लगी है और यह नहीं बुझेगी। खैर सरकार गिरती है, 72 में विधान बन के आते हैं फिर विधायक, और उस समय सदन में एक और बदलाव करते हैं जो गौर करने लायक है। उस समय सदन में भी सदन के सदस्यों पे जातिगत टिप्पणियां की जाती थी और वाला के करके टिप्पणी कहती, जिसपे उन्होंने कहा कि यह असंसदीय शब्द है और इस जाति वाली टिप्पणी पे रोक लगनी चाहिए, और उनके विरोध के बाद उस जातिगत टिप्पणियों पे रोक लगी सदन में। तब तक एक समान समाज का सदन में वर्चस्व हुआ करता था, उनकी संख्या ज्यादा होती थी, लेकिन यह उस समय से बढ़ने लगा। और इसका आप केंद्र देखिए, इसकी जो भूमिका में जाएंगे तो यह शुरुआत जो बदलाव हो रहा था वो त्रिवेणी संघ से ही शुरू हो गई थी, जो धीरे धीरे वहां पहुंची थी। और 77 में वे पुनः लोकसभा आपातकाल के बाद संसद बन के जाते हैं सदन में, और फिर वहां पे जब मोरारजी देसाई की पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनती है तो दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन होता है। और हमारे बीच माननीय सांसद लमा प्रसाद जी पधार चुके हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे मंच पर पधारें। माननीय लमा प्रसाद जी मैं आए यहाँ पर, और मैं यहाँ के सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि उनका जोरदार स्वागत करें। सतहत्तर में 78 में जब जाते हैं, उसी समय बिहार में भी आरक्षण जननायक कर्पूरी ठाकुर जी लागू कर चुके होते हैं 26%। 78 में जब पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन होता है, उसके बाद उनका जो काम है, जो देश का घूम घूम कर सर्वे करते हैं और एक मुकम्मल जो दस्तावेज तैयार करते हैं, जो जमा करके प्रस्तुत करते हैं लगभग 2 साल बाद, तब कांग्रेस की सरकार पुनः आ जाती है और उसे लागू होने में लगभग 10 साल लग जाते हैं। 1990 में पुनः बीपी मंडल साहब की रिपोर्ट को बीपी सिंह लागू करते हैं 7 अगस्त 1990 को, और वह देश का बहुत ही ऐतिहासिक दिन है जिसे हम आज भी मंडल दिवस के रूप में मनाते रहे हैं। तो हम उन दोनों महापुरुषों को, बीपी साहब और वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह और बिंदुश्री प्रसाद मंडल साहब, और उसके साथ ही उन नेताओं को जिन्होंने जोरदार कोशिश की जिसके बाद लागू हुआ, उन सभी को हम नमन और प्रणाम करते हैं, करते रहेंगे। उसके बाद लेकिन वहां पे अफसोस की बात यही रही कि मंडल साहब तब तक जीवित नहीं रहे। 1982 में ही उनका देहांत हो चुका होता है, अगर जीवित होते तो शायद उन्हें और खुशी मिलती, लेकिन आज भी उनकी रिपोर्ट पूरी तरह से लागू नहीं हुई है। और वह उस रिपोर्ट तैयार करते समय बार बार महसूस किए थे जातिगत जनगणना की, और 3 बार केंद्र सरकार को जातिगत जनगणना करने की बात मांग लिखे थे, और उस समय भी नहीं हुआ, और आज तक नहीं हुआ। और आज भी तमाम हमारे नेता जाति जनगणना की मांग करते रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार सुन नहीं रही है। जब तक केंद्र सरकार जाति जनगणना नहीं करेगी तब तक व्यवस्थित तरीके से सामाजिक न्याय नहीं हो सकता है। और यह संक्षिप्त परिचय रहा उनका। बाकी उन आयोग के बारे में संबंधित हमारे अगले साथी विस्तार से अपनी बात रखेंगे इस संबंध में। धन्यवाद। क्या चंदन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दिनेश पाल जी, बीपी मंडल साहब।